आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर आमिना अहमद, चैप्टर नंबर 8 के साथ। स्टूडेंट्स, हमने मुतालिया पाकिस्तान में जब भी मैं किसी लेक्चर चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ तो मैं उससे प्रीवियसली जितने भी हमारे चैप्टर्स गुजरे हैं उनसे मैं लिंक ज़रूर एक क्रिएट करती हूँ कि हमने पाकिस्तान में बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखा, रिसर्च की, पढ़ा, समझा। जैसे पाकिस्तान कैसे बना, क्या मुश्किलात को फेस करना पड़ा, फिर उसके बाद वो अर्ली स्टेज पे जो प्रॉब्लम्स हमने देखी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई जिसमें वाटर डिस्प्यूट था, स्टेट डिस्प्यूट्स थे, बहुत रीजंस थे। क्यों? ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मुल्क का, क्योंकि एक आइडियल लोकेशन पर है, पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशंस पे आ गए, क्या कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बनते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं, राइट्स हमें क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से। फिर खुतबा हजतुल विदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बारे में बात की गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि हम एक गुड गवर्नमेंट की तरफ आए, कि कैसे हम गुड गवर्नेंस जो है वो कायम कर सकते हैं, जिससे गुड गवर्नमेंट अपनी फॉर्म में आए। फिर इसके साथ साथ जब हम ये तमाम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो एक अच्छा निज़ाम हुकूमत बनाने के लिए जो है वो क्या मेन फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक आइडियल फैक्टर जो है वो है सिस्टम को एक प्रॉपरली लाइन अप पे लेके चलना। जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1400 साल पहले इस्लामी रियासत को 14 सूबों में तकसीम करके एक बेहतरीन निज़ाम का आगाज़ किया। फिर हम इसी सरजमीन यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंट, जो फॉलो किया गया मुगल दौर में हमारे सकाफती विरसे के तौर पे सामने आता है वो, या फिर जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस के टाइम पे फॉलो किया जाता था, वो तमाम चीज़ों को जो है वो हमने देखा। फिर हम आगे अपनी लैंग्वेजेस की तरफ कि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती है, क्योंकि ज़ुबान एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है आपकी ज़िंदगी गुजारने का, जिसमें हमने पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ा, उनकी इम्पॉर्टेंस, उनसे ताल्लुक़ रखने वाली डिफरेंट लोग और उनकी कहानियाँ, बहुत बेहतरीन। आज हम आ गए हैं नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ, नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी हमारा मुल्क, हाँ एक कौम है हम, ये कौम किस तरह से यकजा और खुशहाल रह सकती है, क्योंकि कौमी यकजहती और खुशहाली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन सेंस कि हम अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो हम खुशहाल कैसे होंगे? सिंपल सी बात। तो खुशहाल होने के लिए मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात अपने माइंड में रख लें कि एक स्टिक है, उसे तोड़ेंगे आराम से टूट जाएगी। अब आपने कहा होगा कि मैम ने तो पेन को यूं किया है तो ये टूटा क्यों नहीं? तो मैंने इसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया गया। लेकिन एक स्टिक को तोड़ना जितना आसान है, अगर आप एक बंच ले लें 4-5 स्टिक्स का, उन्हें नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो सब यूनाइटेड होती हैं। इसी तरह से जब हम यूनाइटेड होते हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, और जब तोड़ नहीं सकता तो हम खुशहाल होते हैं। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनल इंटीग्रेशन और प्रॉस्पेरिटी के बारे में। इस चैप्टर को बेसिक जो मैंने लेक्चर्स हैं वो 2 लेक्चर्स में डिवाइड किए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके बेसिक अनासर कौन कौन से हैं जो हमें इंटीग्रेशन और कोहेशन की तरफ लेके जाते हैं, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इस्लामी जमहूरी रियासत में कौमी यकजहती और सालमियत की क्या अहमियत है, लाइक नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वो फैक्टर्स जो एक मुल्क को यकजा रखते हैं, खुशहाल रखते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, वो स्टिक वाली एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि एक स्टिक को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बंच हो जाए तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक सिंगल यूनिट को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ज़्यादातर यूनिट मिल के काम कर रहे हो तो उन्हें आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उन्हें आप मिसगाइड नहीं कर सकते, मिसकम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मुत्तहिद होते हैं। मैं इसमें एक छोटी सी और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ
क्या फॉलो किया जा रहा होता है सिस्टम। आज काम करवाया आपको और आप सब ने अपना 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 काम किया, हर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है। आपको एक टॉपिक मिला है जो 3 पेजेस पे बेस करता है और आप उस टॉपिक को बड़े आराम से याद कर रहे होते हो, अगेन कानों को फोल्ड करके, और फिर वन बाय वन आप उसे याद कर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होता है। फिर दूसरे दिन आके कहते हैं मैम क्या करें, केमिस्ट्री का काम भी मिला था, फिजिक्स का भी मिला था, मैथ्स का भी मिला था, यानी अपने सारे सब्जेक्ट्स को आप गिनवा देते हैं और फिर कहते हैं मैम टाइम ही नहीं मिला। तो वो जो ये स्ट्रेटजी है ना कि एक ही इंसान सारा काम कर रहा है, वो वेस्ट में जाके चेंज हो जाती है, क्योंकि वेस्ट में काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ग्रुप सिस्टम पे डिवाइड कर दिए जाते हैं। जब हम ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के 6 टॉपिक्स हैं, तो 6 फ्रेंड्स में या 6 फ्रेंड्स के ग्रुप्स में हम उसे डिवाइड कर देंगे। वो 6 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो हर एक एक टॉपिक पे बेस्ट काम करेगा, बेस्ट रिसर्च करेगा, बेस्ट अपना मटेरियल कलेक्ट करेगा और उस मटेरियल को कंबाइंड स्टडीज में बैठ के एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं तो मैंने तो सिर्फ अपना एक टॉपिक तैयार किया और मैंने जब अपनी फ्रेंड से उससे रेलेवेंट तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन कैसे आई। मैंने कहा बस एक ही टॉपिक मुझे करना था ना, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं हुई बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देने में।